अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप एंड प्रे दैट यू आर ऑल वेल। अभी तक जी हम पैसों की एवोल्यूशन और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा है फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर। सो ये स्लाइड इट्स अ सिमिलर स्लाइड एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर्स, जो बुक्स रिकमेंडेड हैं या जो डिफरेंट चीज़ों से हम पढ़ रहे हैं। सो फाइनेंशियल सिस्टम में हम आजकल जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम यहाँ पे मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव्स देखते हैं। एक पर्सपेक्टिव या एक जनरेशन या एक पॉपुलेशन वो है जिनके पास पैसा तो मौजूद है लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, करना नहीं जानते, एक्सपर्टीज़ नहीं है, नॉलेज नहीं है, वेन्यूज़ नहीं है। और एक वो साइड जिनके पास वेन्यूज़ हैं या जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास आइडियाज़ हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। सो इन दोनों को आपस में मैच करवाना या इन दोनों को आपस में एक दूसरे की नीड फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाना, फाइनेंशियल सिस्टम ये रोल प्ले करता है। अगर हम यहाँ से पढ़ें, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स फॉर एनी इकोनॉमी इज़ टू फिगर आउट इज टू हाउ टू गेट मनी फ्रॉम पीपल हु वांट टू सेव टू पीपल हु वांट टू बोरो। तो कुछ वो लोग हैं जिनके पास पैसा मौजूद है जो सेव करना चाहते हैं, और कुछ वो लोग हैं जो कि ख़रीदना चाहते हैं, बोरो करना चाहते हैं, उधार लेना चाहते हैं। सो इन दोनों को जो मिलाता है वो है फाइनेंशियल सिस्टम। सो फाइनेंशियल सिस्टम को अगर हम डिफ़ाइन करें, सो प्रोबेबली इट्स अ फाइनेंशियल सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस सच एज बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंजेस दैट परमिट द एक्सचेंज ऑफ फंड्स। अब अगर आज की करंट एग्जांपल दें और आप बैंकिंग का एक एटमॉस्फेयर देखें, बैंक इज़ एन इंटरमीडियरी। बैंक एक ऐसा इदारा है जो एक साइड के लोगों से, जिनको हम डिपॉजिट होल्डर्स कहते हैं, उनसे बोरो करता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और उसको आगे फर्दर लेंड कर देता है ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। और इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको बैंक का प्रॉफिट कहा जाता है। So financial system, there are following you can say parts of financial system. The one is money, which we have already studied: financial instruments, financial markets, institutions and the banks. इसके बारे में आज हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि ये पांचों चीज़ें क्या हैं और कैसे ये मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स में हेल्प करती हैं। सो पैसा या मनी, हम इसको बड़ा डिटेल्ड में इसकी एवोल्यूशन समेत, इसके फंक्शन समेत डिस्कस कर चुके हैं। सो जस्ट फॉर डेफिनेशन, मनी इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और अ मीडियम टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ ऑल्सो अ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट मेजरमेंट एंड एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। सो अगर मैं ब्रीफली बताऊँ तो वही चार फंक्शंस पैसे परफॉर्म करता है। इट इज़ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फिर आती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। Financial instruments are formal obligations that entitle one party to receive payments or a share of assets from another party. Examples of these instruments are stocks or shares, and it includes loans or bonds. इसको simplify अगर हम करें, so financial instruments, let's say कि आप किसी को कोई पैसा उधार देते हैं, so उसके एविडेंस के तौर पे आप उससे कोई ना कोई पेज, कोई पेपर पे वो लिखवा लेते हैं, उस पर साइन करवा लेते हैं एज एन एविडेंस दैट यस आई हैव गिवन यू सम मनी एंड नाउ यू ओ मी दैट मनी। इन फ्यूचर आप मुझे वो पैसा वापस देंगे। यू शुड हैव और यू मे हैव दैट एविडेंस। और अगर वो पैसा वापस नहीं दिया जाता तो आप उसके किसी एसेट पे क्लेम रखते हैं कि आप मुझे पैसा वापस देंगे, और अगर आपने नहीं दिया तो मैं ये वाला एसेट आपका बेच के अपना पैसा पूरा कर लूँगा। सो द थिंग, द पेपर, द एविडेंस दैट यू हैव विद यू इज़ दैट इंस्ट्रूमेंट। सो यही सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम एग्जांपल्स लें तो इसमें से स्टॉक्स और शेयर। शेयर क्या है? कंपनी के पर्सपेक्टिव में हम इसकी बात करते हैं। जब कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी बनती है, उसकी दो बेसिक टाइप्स हैं। यकीनन आपने बीकॉम में या इससे प्रीवियस जो डिग्री है उसमें पढ़ा होगा। जब कंपनी बनती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, अगर पाकिस्तान की बात करें तो कंपनी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंगली जो कंपनी बनती है उसको चलने के लिए एक पैसा चाहिए जिसको हम कैपिटल कहते हैं। वो पैसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने मेंबर्स से, जो प्राइवेट मेंबर्स जो मिला के कंपनी को बनाते हैं, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो वो जनरल पब्लिक को ऑफ़र करती है कि आप हमें पैसा दें
और हम उस पैसे से बिज़नेस करेंगे, और उस बिज़नेस पूरे साल के बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, उस प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो लोग अपनी सेविंग जिसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं मिल रहा होता, वो कंपनीज़ को एज एन इक्विटी देते हैं। कंपनी उसको इन्वेस्ट करती है, उसके थ्रू अपने ऑपरेशंस चलाती है, या उसके थ्रू अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करके बिजनेस चलाती है। एक साल के बाद जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पे उन्हीं लोगों को जिन्होंने पैसा कैपिटल के तौर पे, इक्विटी के तौर पे कंट्रीब्यूट किया होता है, उनको डिविडेंड के तौर पे दिया जाता है। सो सिंप्लीफाई अगर मैं इस बात को करूँ तो जब कोई कंपनी, पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जनरल पब्लिक से पैसा इनवाइट शेयर देने के लिए या अपने पास कैपिटल इकट्ठा करने के लिए लोगों को इनवाइट करती है थ्रू प्रॉस्पेक्टस कि आप हमें पैसा दें, हम उस पैसे से बिज़नेस करेंगे, तो जब भी जो भी कोई पैसा देगा ऑब्वियसली वो भी कोई ना कोई एविडेंस मांगेगा या वो एविडेंस चाहेगा। सो कंपनी जब वो पैसा रिसीव करती है, उसके बदले में उसके एविडेंस के तौर पे एक स्क्रिप्ट इशू करती है, एक पेज इशू करती है ऑफिशियली, उसको हम शेयर कह सकते हैं। अब उसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे अगर बात करें, अ शेयर इज़ एन इंडिविजुअल एंड इंडिविजिबल यूनिट ऑफ कैपिटल expressing the ownership relationship between the company and the shareholder. So company itself is a separate legal entity. वो लोग जो कंपनी को एज अ कैपिटल, एज एन इक्विटी पैसा देते हैं, उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। यानी कि कंपनी जब शेयर बेचती है और पैसा रिसीव करती है, तो उस रिसीव करने के अगेंस्ट जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है उसको हम शेयर कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, मैंने सिर्फ 3 बेसिक टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और बोनस शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो कंपनी की, इसको इररिडीमेबल कैपिटल भी कहा जाता है, ये वो पैसा होता है जो कंपनी रिसीव करती है एज एन ऑनर, लोन नहीं है ये। कंपनी पैसा रिसीव करती है एज एन इन्वेस्टमेंट, एज अ पार्ट ऑफ ऑनरशिप, और जो शेयर इशू करती है उसको हम इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कंपनी के मालिक पार्शल ओनर्स, मतलब अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं और किसी के पास 1000 शेयर्स हैं, तो इसका मतलब है 1000 तक की हद तक कंपनी के ओनर हैं। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ पार्शल ओनर्स। सो इक्विटी शेयर वोटिंग राइट रखती है। मैं एज्यूम करता हूँ कि कंपनी, आपने ऑब्वियसली बीकॉम में ऐसे प्रीवियस डिग्री में पढ़ा होगा, बट जस्ट टू गिव यू अ हिंट, अगर आप भूल गए तो जस्ट टू गिव यू अ हिंट कि एक कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और अपना एक कॉमन सील या स्टैम्प और अपनी आइडेंटिटी रखती है, और ये एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि कंपनी के जो ऑनर्स हैं और कंपनी की जो मैनेजमेंट है, ये दोनों मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि ऑनर्स तो 1 लाख करोड़ अरब भी हो सकते हैं, लेकिन सबके सब लोग मैनेजमेंट नहीं कर सकते। सो जैसे एक मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है कि सब मिल के वोटिंग राइट रखते हैं और वोट कास्ट करते हैं ताकि कुछ लोगों को चूज़ किया जा सके जो मैनेजमेंट कर सके। जैसे पाकिस्तान की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो तमाम पॉपुलेशन जिनके वोटिंग राइट्स हैं वो वोट करते हैं, एक एमएनए सेलेक्ट किया जाता है, एंड देन दे आर द वंस हु आर डूइंग मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री। द सेम इज़ द केस विद द कंपनी एज वेल। कंपनी वोटिंग के लिए इनवाइट करती है, वो तमाम लोग जो मैनेजमेंट करना चाहते हैं वो अपने आप को नॉमिनेट करते हैं लीगल प्रोसेस के थ्रू, और फिर जिनको ज़्यादा वोट मिलते हैं या जो मेजॉरिटी जिनको मिलती है वो फिर मैनेजमेंट के अहल होते हैं। सो वो लोग जो कि वोटिंग राइट रखते हैं, जिनको एक पूरे साल का पैसा जो दिया हुआ है, उन्होंने पैसे के बाद डिविडेंड मिलता है या प्रॉफिट मिलता है, या जितना कंपनी ने पैसा कमाया और फिर डिसाइड किया कि कितना हर शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको हम कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। फिर बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। नाम से पता चल रहा है कि प्रेफरेंस का मतलब है कि ये किसी दूसरे शेयर के ऊपर, किसी दूसरे शेयर होल्डर के ऊपर एक बर्तरी रखता है, सुपीरियॉरिटी रखता है। तो इनकी सुपीरियॉरिटी ये है कि जब भी डिविडेंड अनाउंस होता है तो सबसे पहले डिविडेंड
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है और फिर उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को या इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। सिमिलरली अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है, डिफ़ॉल्ट कर जाती है, उस सिनेरियो में कंपनी के एसेट्स बिकते हैं तो सबसे पहले कैश वापस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स की बारी आती है। अगर कुछ बच जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। सो प्रेफरेंस शेयर्स हैज़ प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स। एंड लास्टली बोनस शेयर्स, ये मैंने आपको भी बताया कि कंपनी जब पूरा साल काम करती है और एंड पे अगर कोई प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, जिसको डिविडेंड का नाम दिया, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। उस डिविडेंड में कैश भी दिया जा सकता है जिसको कैश डिविडेंड कहा जाता है, और अक्सर कंपनीज अपने शेयर ही एज अ डिविडेंड दे देती हैं। कैपिटल, इससे दो फायदे होते हैं। एक तो कैपिटल इकट्ठा हो जाता है कंपनी को, कंपनी कैश नहीं देती बल्कि वो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। एंड सेकेंडली जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ एडिशनल शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, जिनको मार्केट ऑब्वियसली उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, सो दे कैन बी सोल्ड टू गेट द कैश बैक। सो बोनस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको कंपनी डिविडेंड के तौर पे अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो जैसे शेयर्स और स्टॉक्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, सिमिलरली डिबेंचर भी एक इंस्ट्रूमेंट है। डिबेंचर और स्टॉक में ये फ़र्क है दैट शेयर्स और स्टॉक्स आर द एविडेंस ऑफ ऑनरशिप, कि आप कंपनी को पैसा देते हैं, कंपनी उसके अगेंस्ट आपको जो डॉक्यूमेंट इशू करती है, वो शेयर है, वो ऑनरशिप को शो करता है कि कंपनी आपके पैसे से बिजनेस कर रही है और आप ऑनर हैं, और कंपनी उसमें मैनेजमेंट करके, बिजनेस करके, पैसा कमा के खुद भी रख रही है और आपको भी दे रही है। सो शेयर इज एविडेंस ऑफ ऑनरशिप इन द कंपनी, वेयर एज डिबेंचर इज एक्चुअली अ लोन। अगर किसी कंपनी को अपनी परमानेंट ऑनरशिप इंक्रीज नहीं करनी, वक्ती तौर पे पैसा चाहिए, तो कंपनी पैसा जनरल पब्लिक से इकट्ठा करती है एज अ लोन। अगेन कंपनी हैज़ मल्टीपल ऑप्शंस, लाइक वो बैंक के पास भी जा सकती है लोन लेने के लिए, लेकिन बैंक के पास जाएगी तो बैंक सिक्योरिटी भी डिमांड कर सकता है, टर्म्स एंड कंडीशंस मुख्तलिफ हो सकती हैं, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो सकता है। सो बैंक में ऑप्ट टू गो टू द जनरल पब्लिक कि आप हमें लोन दे दें। सो जब कोई भी इंडिविजुअल कंपनी को लोन देगा तो अगेन उसके बदले कोई ना कोई एविडेंस दिया जाएगा। सो वो एविडेंस जो एज अ लोन लिया जा रहा है, या कंपनी पैसा एज अ लोन लेके जो डॉक्यूमेंट इशू कर रही है एज एन एविडेंस कि येस आई हैव रिसीव्ड that loan for a specific term on a specific rate of interest, उसको हम कहते हैं डिबेंचर। सो शेयर्स और डिबेंचर्स में जो बेसिक डिफरेंस है, दैट इज शेयर इज द एविडेंस ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी, वेयर एज डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इंडेटनेस ऑफ द कंपनी। कंपनी मकरूज है। अगर हम प्रॉपर्टी डेफिनेशन पे आएँ, a debenture is one of the most typical forms of long-term loans that a company can take. It is normally a loan that should be repaid on a specific date, but some debentures are irredeemable securities. Now, irredeemable क्या होती है? कुछ basic types मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की। The first one is naked or ordinary debentures. ये वो debentures होते हैं जिसकी बैक पे कंपनी कोई सिक्योरिटी नहीं देती। अगेन इट्स अ लोन, सो कंपनी इंटरेस्ट तो दे रही है, कंपनी ये भी बता रही है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपसे डिबेंचर वापस ले लिया जाएगा और आपको आपका पैसा वापस दे दिया जाएगा। सो ऑर्डिनरी और नेकेड डिबेंचर आर द वंस अगेंस्ट विच द कंपनी डज नॉट होल्ड एनी सिक्योरिटी। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी लोन ले रही है इन द टर्म ऑफ डिबेंचर और उसकी बैक पे कंपनी कमिटेड है कि वो पैसा वापस देगी और डिबेंचर खरीद लेगी वापस, जिसको हम रिडीमेबल डिबेंचर कहते हैं, लेकिन कंपनी अगर वो पैसा वापस ना दे सकी तो उसकी बैक पे कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी नहीं है कि ये वाली सिक्योरिटी या ये वाला एसेट या ये वाला असासा बेच के कंपनी डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस करेगी। So, ऐसे डिबेंचर्स को हम ऑर्डिनरी डिबेंचर्स कहते हैं। देन देयर इज सिक्योर्ड डिबेंचर्स, ये बिल्कुल ऑपोजिट है ऑर्डिनरी डिबेंचर्स के या नेकेड डिबेंचर्स के। ये वो डिबेंचर्स हैं
जिसकी बैक पे कंपनी ने कोई ना कोई एसेट, कोई ना कोई असासा रखा होता है जो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल कंपनी 1 बिलियन इकट्ठा करना चाह रही है डिबेंचर्स बेच के, तो कंपनी कोई अपनी प्रॉपर्टी, कोई लैंड, कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी, एनीथिंग विच हैज़ द वैल्यू ऑफ 1 बिलियन वो अपने पास महफूज रखती है और कहती है, अनाउंस करती है इन द प्रोस्पेक्टस कि ये वो सिक्योरिटी है कि अगर हम पैसा वापस ना कर सके तो ये वाला एसेट बेच के डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस किया जाएगा। सो इस किस्म के डिबेंचर को हम सिक्योर्ड डिबेंचर्स कहते हैं, जिसमें मॉर्टगेज डिबेंचर्स भी हैं या इक्विपमेंट ट्रस्ट डिबेंचर्स भी आते हैं। फिर रिडीमेबल और इररिडीमेबल डिबेंचर्स वो हैं कि अगर तो कंपनी अपनी पूरी लाइफ में, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसकी बर्थ आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है, जब बर्थ हो जाती है उसके बाद कंपनी पूरा अपनी ज़िंदगी एक्ट करती है एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और फिर एंड पे अगर कंपनी को ख़त्म हो करना हो तो उसको एक ऑफिशियल लीगल प्रोसीजर है वाइंडिंग अप का। सो कंपनी, बिकॉज इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसको आर्टिफिशियली डेथ भी दी जाती है। सो अगर कंपनी अपनी पूरी लाइफ में वो डिवेंचर इशू करके जो उसने पैसा लिया हुआ होता है, अगर वो वापस कर सकती है और डिबेंचर वापस ले सकती है, इसको हम कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। और ऐसे डिबेंचर्स जो कंपनी ने अगर एक दफ़ा इशू कर दिए हैं, यानी कि उसके अगेंस्ट ले लिया है, और कंपनी अपनी पूरी लाइफ में अब वो डिबेंचर वापस नहीं खरीद सकती, इन अदर वर्ड्स लोगों को पैसा वापस नहीं दे सकती, उसको हम कहते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको बॉन्ड कहते हैं। अ बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। Bonds are debt that firms and government can issue to raise money and they can earn interest. ये मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करते हुए भी डिस्कस किया था कि बॉन्ड एक लोन या पैसा इकट्ठा करने का एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको इशू करके पैसा लिया जाता है और उसके अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट जिसको बॉन्ड का नाम दिया जाता है वो इशू कर दिया जाता है। सो इसके तरीके से भी डिपॉजिट को मोबिलाइज किया जाता है। इन अदर वर्ड्स कि ऐसे लोग जिनके पास पैसा है और एक दूसरी साइड ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है बट दे नीड इट, इन दोनों को मिलाना या इन दोनों के दरमियान जो ट्रांजैक्शन हो रही है उनको डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली करना, किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करना, ये सारा कुछ फाइनल सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड है। इसके बाद हम बात करते हैं जी फाइनेंशियल मार्केट्स की। पहले तो मार्केट क्या है? मार्केट इज सिंपली समथिंग वेयर देयर आर डिफरेंट सेलर्स, देयर आर डिफरेंट बायर्स। सो एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ खरीदार हैं, कुछ बेचने वाले लोग हैं और कुछ खरीदने वाले लोग हैं, और कोई कमोडिटी ट्रेड हो रही है, सो उसको मार्केट कहते हैं। सो फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम देखें तो फिर ऐसी मार्केट जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं उसको हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। So a financial market is a place or network where financial instruments can be sold quickly, cheaply, economically. This diagram depicts the functions of financial market. 7 function हैं: price determination, funds mobilization, liquidity, risk sharing, easy access, reduction in transactional cost and capital formation. So हम one by one इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्राइस डिटर्मिनेशन। सो फाइनेंशियल मार्केट का प्राइमरी फंक्शन एक ये है कि वो प्राइस डिटर्मिन करे। आपने डिमांड सप्लाई पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है वो भी पढ़ा होगा। सो व्हेन देयर इज अ सर्टेन डिमांड एंड ऑन द अदर साइड देयर इज सर्टेन क्वांटिटी सप्लाइड, दोनों की बेचने वाले की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे बिके और ख़रीदने वाले की कोशिश होती है कि कम से कम प्राइस पे ख़रीदा जा सके। सो दोनों का जहाँ पे रेट मैच हो जाता है उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। एंड सेम इज़ द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट में एक साइड पे सेलर्स मौजूद हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के, एक साइड पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बायर्स मौजूद हैं। सो इन दोनों को मैच करवा के जहाँ पे प्राइस डिटर्मिन हो जाती है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, सो वहाँ पे प्राइस डिटर्मिन होती है, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। और ये बेस करता है इंस्ट्रूमेंट की डिमांड और सप्लाई पे। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस इंक्रीज हो जाती है, और अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है उस इंस्ट्रूमेंट की, तो प्राइस डिक्रीज हो जाती है।
नेक्स्ट इज़ फंड्स मोबिलाइजेशन। फंड्स मोबिलाइजेशन का मतलब है कि एक वो साइड जिसको पैसों की ज़रूरत है और एक वो साइड जिसके पास पैसे मौजूद हैं, ये दोनों आपस में इस तरीके से इंटरेक्ट करें कि दोनों विन विन सिचुएशन में आ जाए। एक साइड अगर पैसा ले रही है तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, लेकिन उस पैसे के थ्रू जो वो अर्न कर सकती है या करना चाह रही है, या जो बेनिफिट एडवांटेजेस वो लेने जा रही है, वो ज़्यादा होंगे उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो वो पे करेगी। ऑन द अदर साइड, ऐसी पार्टी जिसके पास पैसे मौजूद हैं लेकिन वैन्यूज़ नहीं है जिससे वो अर्न कर सके, सो वो उसको लेंड कर देती है या वो इंस्ट्रूमेंट बाय कर लेती है। सो वो भी विन विन सिचुएशन पे काम कर रही है कि वो पैसा जो फ्री ऑफ कॉस्ट या जो फ्री पड़ा था, जिसके ऊपर कुछ रेवेन्यू नहीं आ रहा था, वो लेंड करके इंस्ट्रूमेंट खरीद के उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा लेता है। सो दिस इज़ फंड्स मोबिलाइजेशन। अगर मैं इसको जो लिखा है वो पढ़ूँ, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फंड्स इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर इज ऑल्सो डिटर्मिन्ड बाय पार्टिसिपेंट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। द मोटिवेशन, दिस इज important, the motivation for persons seeking the fund is dependent upon the required rate of return which is demanded by the investor. So जितना इन्वेस्टर पैसे को डिमांड कर रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट खरीदने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखता है, मुख्तलिफ चीज़ें देखी जाती हैं जिसमें सिक्योरिटी भी है, ये भी है कि पैसे वापस आएंगे कि नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी इज़ देयर, और साथ साथ रेट ऑफ रिटर्न भी कि इस पे मैं कितना अर्न कर सकता हूँ। सो दिस इज़ फंड्स मोबिलाइजेशन। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। अगर मैं कहूँ कि मैं एक कंपनी को लिक्विडेट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि कंपनी के तमाम एसेट्स को कन्वर्ट किया जा रहा है कैश के अंदर। सो लिक्विडिटी का मतलब है कैश में कन्वर्ट करना, कैश प्रोवाइड करना, या कैश इक्विवेलेंट। दैट मीन्स जितनी जल्दी कोई चीज़ कैश में कन्वर्ट हो सकती है उसको हम कहते हैं ये इतना ही लिक्विड एसेट है। सो द लिक्विडिटी फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट provides an opportunity for the investors to sell their financial instruments at its fair value prevailing in the market at any time during the working hours of the market. So क्या है जी, thus in the financial market investors can sell their securities readily and convert them into cash, thereby providing the liquidity. That means, for example, if I have bought certain financial instruments और अब मुझे पैसा चाहिए, तो मैं उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सेल करूंगा तो उसके अगेंस्ट पैसा ले सकता हूँ। सो फाइनेंशियल मार्केट का एक फंक्शन है कि वो लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है, एक ऐसी प्लेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि अगर मैंने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदा है और मैं उसको बेचता हूँ, तो मैं उस अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अगेंस्ट उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ कैश में। सो दिस इज अ फंक्शन विच इज कॉल्ड लिक्विडिटी फंक्शन। नेक्स्ट वन इज रिस्क शेयरिंग। सो फंड्स मोबिलाइजेशन में मैंने आपको बताया देयर आर टू पार्टीज। One party is the one who has the money, but it cannot take the risk. It cannot invest, maybe because he or she does not have that specific experience or the qualities. On the other side, एक वो पार्टी है जिसके पास experience, expertise तो है लेकिन पैसा नहीं है। So risk sharing भी एक function है financial market का, कि दोनों parties को मिलाना, उनके funds mobilize करवाना, इस तरीके से price determine करवाना। एक पार्टी जो रिस्क नहीं ले सकती और जो लेना चाहती है, उन दोनों को मैच करवा के एक पार्टी का रिस्क दूसरी पार्टी पे शिफ्ट कर दिया जाता है। सो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मार्केट द रिस्क इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पर्सन हु अंडरटेक्स द इन्वेस्टमेंट टू दोज पर्सन हु प्रोवाइड द फंड्स फॉर मेकिंग दोज इन्वेस्टमेंट्स, राइट। देन इजी एक्सेस। इंडस्ट्रीज रिक्वायर द इन्वेस्टर्स फॉर रेजिंग द फंड्स and the investors require the industries for investing its money and earning the returns from them. So financial market का एक बहुत important function ये भी है कि दोनों की availability को बरकरार रखना, इंडस्ट्री की availability को भी जिनको पैसा चाहिए, और इन्वेस्टर्स को भी जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करके रेट ऑफ रिटर्न लेना है, इंटरेस्ट लेना है, प्रॉफिट लेना है, मार्कअप लेना है। सो दोनों की अप्रोच को आसान करना। एक इन्वेस्टर को या एक वैसी पार्टी जिसके पास पैसा है उसको इजीली जो है इंडस्ट्री तक अप्रोच करवाना जिसको और दूसरी साइड पे इंडस्ट्री जिसको कि पैसा चाहिए उसको इजीली अप्रोच करवाना उस पार्टी के पास जिसके पास पैसा मौजूद है। सो ये भी एक फंक्शन है जिसको हम इजी एक्सेस का नाम देते हैं। देन रिडक्शन इन ट्रांजैक्शनल कॉस्ट एंड प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन।
जो इन्वेस्टर है या जिसके पास पैसा है वो हमेशा अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारी कैलकुलेशंस करता है या बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदर करता है। सो जब फाइनेंशियल मार्केट डेवलप्ड फेज में होती है या फाइनेंशियल मार्केट अपना रोल प्ले कर रही होती है तो ये इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली मार्केट में आ रही होती है। सो एक इन्वेस्टर के लिए ये कन्वीनियंट है कि वो मार्केट में जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मौजूद है उनको ले गैदर कर ले और उसके ऊपर अपना डिसीजन ले ले। सो इसका नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारी कॉस्ट जो अगर फाइनेंशियल मार्केट अवेलेबल ना होती तो इन्वेस्टर को गैदर करने के लिए बहुत सारा पैसा या कॉस्ट लगानी पड़ती। सो जब फाइनेंशियल मार्केट अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, सो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट कम हो जाती है। एंड लास्टली कैपिटल फॉर्मेशन। Financial market provides the channel through which the new savings of the investors flow in the country, which aid the capital formation of the company. So, because we say the world is a global village now, so एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जब पैसा शिफ्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है, because of certain in of the investment purposes, like यहाँ पे पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं। पर्पज़ उनका यही है कि वो प्रॉफिट अर्न करें, लेकिन उसमें ना सिर्फ उनका फ़ायदा है बल्कि कंट्री का लाइक पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, बिकॉज बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है। उसकी बेस पे यहाँ पे एक पूरा सेटअप डेवलप होता है जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर होती है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और एक कंट्री जो है वो एक डेवलपिंग फेज से डेवलप्ड की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। सो फाइनेंशियल मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि किसी भी मुल्क की कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो एक एग्जांपल से यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक एग्जांपल ये है कि एक XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसको एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं, थिंकिंग मौजूद है, प्लान मौजूद है, लेकिन पैसे मौजूद नहीं। ऑन द अदर साइड कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा मौजूद है लेकिन थिंकिंग या एबिलिटी या एक्सपर्टीज नहीं है। सो इन दोनों के दरमियान एक डील हो जाती है टू गेट द मनी कि XYZ लिमिटेड कंपनी जो है ये उन लोगों से पैसा ले लेगी और जो लोग थे वो कंपनी को पैसा दे देंगे जिसके बदले कंपनी कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको प्रोवाइड करेगी। सो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, कंपनी के लिए भी, कंपनी को पैसा मिल गया, वो प्रॉफिट अर्निंग की तरफ चली जाएगी बिजनेस करके, और वो लोग जिनका पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री ऑफ रिवॉर्ड या फ्री ऑफ रेवेन्यू या कुछ भी नहीं मिल रहा था उनको कुछ रेट ऑफ रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। सो इन दैट केस फाइनेंशियल मार्केट विल फंक्शन वेयर द कंपनी कैन रेज फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड द इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट देयर मनी थ्रू द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो ये सारे फंक्शंस जो हमने डिस्कस किए ये सारे फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस और इनको परफॉर्म करने में बड़े अहम रोल इन्होंने प्ले किया। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पहली दफ़ा ट्रेड होने के लिए आता है। अगर हम शेयर्स की बात करें, शेयर कंपनी पहली दफ़ा इशू कर रही है और लोग पहली दफ़ा शेयर को खरीदना चाह रहे हैं, दैट विल बी अ प्राइमरी मार्केट, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं इसको। और सेकेंडरी मार्केट ये है कि अगर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, खरीदा बेचा जा चुका है, अब वो सेकेंड टाइम खरीदा या बेचा जा रहा है, दैट विल बी सेकेंडरी मार्केट। और शेयर्स के परस्पेक्टिव में स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को हम सेकेंडरी मार्केट कंसिडर करें। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बाद, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बाद लास्ट जो पार्ट है फाइनेंशियल सिस्टम का, दैट इज सेंट्रल बैंक्स। So central banks are large financial institutions that handle government finances, they regulate the supply of money and they serve as banks to commercial bank. सेंट्रल बैंक को हम लेटर स्टेज पे बहुत डिटेल में इसके फंक्शंस को, इसकी हायरार्की को डिस्कस करेंगे। अभी मैं ये बताता चलूँ कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हर मुल्क के अंदर एक सेंट्रल इदारा मौजूद है जिसको सेंट्रल बैंक का नाम दिया है। पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक का रोल प्ले कर रहा है। ये बैंकर्स बैंक भी कहलाता है, बहुत सारे मौके पे ये गवर्नमेंट को हेल्प भी करता है, एडवाइज़र के तौर पे भी काम करता है, पैसा लेंड भी करता है गवर्नमेंट को। सो बेसिकली इट्स अ गवर्नमेंट ओरिएंटेड बैंक, इट्स अ बैंक, इट्स एन इंस्टीट्यूशन which regulates all other commercial banks. It advises the government on different platforms wherever the financial needs occur.
सो सेंट्रल बैंक से एक ऐसा इदारा है जो सारी फाइनेंशियल मेजर्स को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प करता है। फिर हम आते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पे। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट 5 कंपोनेंट पे बेस करता है: फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मॉर्गेज मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, डेट मार्केट एंड इक्विटी मार्केट। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जैसे ही मैंने नाम फॉरेन एक्सचेंज का लिया, आपके जहन में डिफरेंट करेंसीज आई होंगी, लाइक डॉलर्स, यूरो, यन। सो ये ऐसी मार्केट्स जहाँ पे मुख्तलिफ करेंसीज को कन्वर्ट किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, जैसा कि पाकिस्तानी रुपी को यूएस डॉलर के अगेंस्ट। तो ऐसी तमाम मार्केट्स को हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स कहते हैं। सो एक्टिविटीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डिटर्मिन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर। आज हम बात करते हैं कि एक यूएस डॉलर 165 पाक रुपीस के बराबर है। सो ये जो रेट डिटर्मिनेशन है, that is because of foreign exchange markets. Then there is a mortgage market. Mortgage is a type of security जो कि immovable property को link करती है। इसको मैं आपको एक आसान एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। अगर मैं किसी से लोन लेने जाता हूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे लोन देने पे एग्री होगा, वो देखेगा कि क्या मैं वो लोन वापस कर सकता हूँ। अगर मैं लोन वापस कर सकता हूँ तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएगा, एंड दैट नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि अगर मैं पैसा वापस ना कर सका या लोन वापस ना कर सका, तो जिस बंदे ने मुझे लेंड किया है वो क्या करेगा, या वो ऐसी कौन सा एसेट या सिक्योरिटी मेरे से रखे कि अगर मैं पैसा वापस ना करूं तो वो बेच के अपना पैसा रिकवर कर ले। So, ऐसी सिचुएशन में एसेट्स की 2 बेसिक टाइप्स हम डिस्कस करते हैं: मूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स में वो तमाम एसेट्स आते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, जैसे कैश, स्टॉक, मशीन, डेटर्स। वो तमाम चीज़ें जिसको आप कन्वीनियंटली मूव कर सकते हैं। और सेकंड टाइप मैंने आपको बताई इमूवेबल एसेट्स। ये वो एसेट्स हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं किए जा सकते, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग। सो मॉर्गेज मार्केट वो है कि जब भी कोई लोन एडवांस किया जाता है, दिया जाता है, अगर उसकी बैक पे जो सिक्योरिटी है वो इमूवेबल एसेट रखा जा रहा है, तो इसका मतलब है हम मॉर्गेज मार्केट की बात कर रहे हैं। सो मॉर्गेज इज अ लॉन्ग टर्म लोन secured by a pledge of real estate. Real estate means immovable property. So mortgage market को अगर आपने जहन में रखना है, तो इसके जहन इमीडिएटली जैसे मॉर्गेज का नाम लिया जाए, आपके माइंड में इमूवेबल प्रोडक्ट आनी चाहिए, इमूवेबल सिक्योरिटी, इमूवेबल एसेट जो कि लैंड होते हैं। So ऐसी मार्केट जिसमें लोन दिया जाता है और जिसकी बैक पे सिक्योरिटी इमूवेबल होती है, लैंड और बिल्डिंग होती है, इसको हम मॉर्गेज मार्केट में कंसिडर करते हैं। Then there are financial derivatives. Financial derivatives are contracts that derive their values from the underlying assets. Basically जो financial derivatives हैं, ये रिस्क कवरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं, हेजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अंडर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, लाइक कॉल ऑप्शंस हैं या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मैं जस्ट आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। लेट्स से कि आज मैं कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट मैं यूएसए से इंपोर्ट करने जा रहा हूँ जिसके अगेंस्ट मुझे बहुत सारे डॉलर्स पे करने हैं। लेट्स से $1 मिलियन की कोई प्रोडक्ट है और मुझे वो पेमेंट करनी है 1 माह के बाद। अब आज अगर डॉलर का रेट 150 रुपये है और मुझे डाउट है कि जब मुझे पेमेंट करनी होगी 1 माह बाद, ये रेट इंक्रीज करके 170 रुपये हो जाएगा। तो इसका मतलब है आई हैव अ सर्टेन रिस्क इन दैट ट्रांजेक्शन। अगर मैं वो डॉलर का आज की डेट में बैठा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, किसी एक और इंडिविजुअल से ये डील कर लेता हूँ कि आज आप मुझसे 150 रुपये ले लें पर डॉलर के अकॉर्डिंगली, 1 माह बाद मैं आपसे इतने डॉलर लूँगा, और चाहे अब 1 माह के बाद उस डॉलर की प्राइस 170 रुपये हो या 180 हो, मैंने रेट आज फिक्स कर लिया। तो इसका मतलब है मैंने अपने रिस्क को हेज कर लिया, कवर कर लिया।
अब ये दोनों साइड पे मूव कर सकता है। फ़ायदा हो गया मुझे अगर वो रेट 170 पे मार्केट में चला गया लेकिन मेरी डील 150 पे हुई है, लेकिन अगर डॉलर रेट 130 रुपये पे आ गया, सो इन दैट सेंस मुझे लॉस भी हुआ। सो ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव की एक एग्जांपल है जो मैंने आपको बताई कि नॉर्मली ये रिस्क कवरेज के लिए या रिस्क को हेज करने के लिए, एफिशिएंटली वर्क करने के लिए किए जाते हैं। देन देर इज़ अ डेट मार्केट। डेट आप सब जानते हैं उधार को कहते हैं, क्रेडिट को कहते हैं। सो डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड इन द डेट मार्केट, सिंपल एज दैट कि वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो कि लोन से रिलेटेड हैं, जैसे बॉन्ड हमने डिस्कस किया, जैसे डिबेंचर हमने डिस्कस किया। सो ऐसी तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो कि लोन के अकॉर्डिंगली हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के एंड पे हैं, गवर्नमेंट लोगों से लोन लेके उनको कोई सिक्योरिटी, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट दे रही है, या कोई फर्म या कोई कंपनी। सो ऐसी तमाम जगह, ऐसी तमाम मार्केट्स जिनमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स की डीलिंग्स होती है, उसको हम डेट मार्केट कहते हैं। एंड लास्टली देयर इज इक्विटी मार्केट, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स नाम से भी अंदाज़ा हो रहा है, इक्विटी का मतलब है कि ऑनरशिप को शो करता है ये। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड इन द इक्विटी मार्केट, सिंपल एज दैट कि इक्विटी मार्केट वो होती है जहाँ पे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स डील होते हैं। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे अभी मैंने आपको शेयर्स और स्टॉक्स की डिटेल बताई, उसी को हम इक्विटी मार्केट कहते हैं। दो टाइप्स मैंने ऑलरेडी बताई थी, प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है जिसमें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पहली दफ़ा मार्केट में ट्रेड हो रहा है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उसी की एग्जांपल है कि कंपनी पहली दफ़ा जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रही है कि आप हमारे शेयर खरीदें और हमें पैसा दें। सो उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। और अगर कंपनी वो शेयर इशू कर चुकी है, अब वो शेयर जिसने ख़रीदा वो फर्दर किसी दूसरे बंदे को बेच रहा है, और वो फर्दर किसी थर्ड पर्सन को बेच रहा है और कोई खरीद रहा है। सो दैट मीन्स आफ्टर द सेल एंड परचेज ऑफ द फर्स्ट टाइम, वो जितनी दफ़ा भी मार्केट में एक्सचेंज हो रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज इसकी एक एग्जांपल है। इसको और सिंप्लीफाई करूँ, एक कंपनी है डेस्कॉन केमिकल्स लिमिटेड। डेस्कॉन केमिकल लिमिटेड अगर पहली दफ़ा जनरल पब्लिक को कहती है कि आप हमें पैसे दें, हम आपको शेयर देंगे और आपके पैसों से, इन्वेस्टमेंट से पूरा साल काम करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको डिविडेंड के तौर पे भी देंगे। सो इसका मतलब है कि अगर कंपनी पहली दफ़ा पैसा लेके पहली दफ़ा शेयर इशू कर रही है, दैट इज़ प्राइमरी मार्केट। और अब अगर कंपनी ने वो शेयर इशू कर दिया, किसी ने ख़रीद लिया, कंपनी को पैसा दे दिया, अब वो इंडिविजुअल उस शेयर को दोबारा किसी थर्ड पर्सन को बेच रहा है, और थर्ड पर्सन किसी फोर्थ पर्सन को बेच रहा है प्रॉफिट के। तो इसका मतलब ये है कि वो सेकेंडरी मार्केट में उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डील कर रहा है। लास्टली अब कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। आज हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल सिस्टम है क्या। फाइनेंशियल सिस्टम में कंपोनेंट्स थे, जिसमें पैसा था, जिसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिसमें फाइनेंशियल मार्केट थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे और सेंट्रल बैंक था। फिर इसके अलावा बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की एग्जांपल्स हमने ली, जिसमें शेयर्स थे, जिसमें डिबेंचर था, जिसमें बॉन्ड था। और फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा, जो 5 टाइप, ये जो बेसिकली हमने डिस्कस किया कि 5 उसके पार्ट्स हैं। सो आई होप कि आज का टॉपिक आपको डिटेल में समझ आया होगा। आप इसको बुक में भी पढ़ेंगे तो आपको कन्वीनियंटली ये चीज़ समझ आ जाएगी। आई होप फॉर योर गुड हेल्थ and for the best learning of you people. Jazakallah. Allah Hafiz.